हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का पेपर जो 9 मार्च 2023 को हुआ था, तीसरी पाली में हुआ था। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में। और इसका हम पार्ट देखेंगे सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। और इस सीरीज का हमने एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी पंचवर्षीय योजना महलनोबिस के विचारों पर आधारित है? ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी प्रथम पंचवर्षीय योजना, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो सेकंड प्लान था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें ज्यादातर उद्योग धंधों पर जोर दिया गया था। ठीक है, और जो प्रथम वाली थी उस पर किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब कृषि की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा दयनीय थी, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से तहस नहस कर गए थे हमारी कृषि व्यवस्था को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पे तो कृषि पर ध्यान दिया था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर ज्यादा जोर दिया था। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये महलनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प नीति या विलय नीति के नाम से जानी जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई? देखो, ये भी 8th क्लास एनसीईआरटी से आया है, जो हाल फिलहाल में मैं पढ़ा रही हूँ, 8th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी, उससे ही आया है। और ये चैप्टर नंबर 2 से आया है क्वेश्चन। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। तो ये नीति थी लॉर्ड डलहौजी की। और इस नीति के अंतर्गत क्या था कि जिस भी राजा के पुत्र संतान नहीं होगी, ठीक है, यानी कि जिस राजा के बेटा नहीं होगा, उसका उसका जो शासन है वो उस राजा के मरने के बाद वो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। यानी कि कोई भी राजा ना तो अपने भाई को या ना अपने भतीजे को और ना ही किसी गोद लिए हुए बच्चे को राजा बना सकता था, राजकुमार घोषित कर सकता था। ठीक है, ये हड़प नीति इसलिए इसको बोला गया कि इसके अंतर्गत क्या था कि जो जो राजा का बेटा है, मतलब राजा राजा का रियल पुत्र है, ठीक है, रियल बेटा है, तो ही वो राजा बन सकता है, अन्यथा वो नहीं बनेगा, उसका जो शासन है वो कंपनी छीन लेगी। ठीक है, तो इसी तरह का जो हड़प नीति थी, जो विलय नीति थी, वो रानी लक्ष्मीबाई पर थोपी गई थी। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के भी कोई पुत्र नहीं था, और उन्होंने एक पुत्र क्या गोद लिया हुआ था। तो लाल डलहौजी ने उन्हें पुत्र मानने से इनकार कर दिया था, और उनका जो झांसी थी उनको हड़पने की पूरी कोशिश की थी, और बाद में जो रानी थी उन्होंने नहीं दिया, और रानी वीर गति को प्राप्त हो गई झांसी की लड़ाई में, और डलहौजी ने उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण में छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा अलग होता है। देखिए, जो दोनों अंडमान और निकोबार है, ठीक है, वो किस चैनल से अलग होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ए 10 डिग्री चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी 9 डिग्री चैनल, डी 7 डिग्री चैनल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई जगह इस क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, कई सारी पेपरों में देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीयों को हथियार खरीदने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1878, बी 1877, सी 1876, डी 1875। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1878। और आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ए कर्नाटक,
बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कर्नाटक में नहीं है, क्योंकि जो महानदी है वो कहाँ से निकली है, वो सिंघोवा पर्वत श्रेणी से निकली है। और इस ये जो उड़ीसा वाला तट है, ठीक है, जो उड़ीसा का तट है उस तट से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो बाकी के 3 राज्यों से ये होकर गुजरती है, लेकिन ये कर्नाटक में नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 26 जुलाई 22 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक डैश खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नॉस्ट्रो। ठीक है, नॉस्ट्रो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डैश भारत में वर्ष 2019 और 20 के दौरान कुल उत्पादन का 33 यानी कि 33% मैगजीन एक्स का अग्रणी उत्पादक राज्य था? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। देखिए, जो मैगजीन का यूज होता है वो मोस्टली लोहा बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, मैगजीन का यूज किस लिए होता है? लोहा बनाने के लिए मैगजीन का यूज होता है। और सबसे ज्यादा जो अच्छी श्रेणी का लोहा मिलता है वो मिलता है उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा में देखो मयूरभंज की खाने हैं। देखो ये 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन, है ना। और ये कर्नाटक में कौन सी है? कुद्रेमुख की खाने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो आपके जितने भी ये जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, लगभग सारे के सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो मैं अपने चैनल पे एनसीईआरटी बहुत डिटेल में करा रही हूँ, और आप चाहें तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता चैनल का नाम ही एनसीईआरटी लिखा है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को ही फोकस कर रही हूँ। क्योंकि जो जितने भी एग्जाम है, कोई भी जीके का क्वेश्चन आता है वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। देखिए, अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, पिछले पार्ट में भी जो कराए थे उसमें भी सारे एनसीईआरटी से ही आए थे। तो मेरे कहने से आप मुश्किल से मुश्किल 2-3 महीने का समय लगेगा और आप सारी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए। तो कम से कम एक पोर्शन जो जीके वाला पोर्शन है वो आपका अच्छे से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ए रुस्तम, बी मिशन मंगल, सी रक्षाबंधन, डी वेल वाटम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए रुस्तम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी उड़ीसा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, ठीक है, 50 से 70 यानी 50 से 70 डिग्री शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें डैश भी कहते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं और इतनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, कितने 50 से 70 डिग्री तक पाए जाते हैं। तो देखिए, ये आप जान सकते हैं कि 50 से 70 डिग्री यानी कि जो आपकी कर्क रेखा है उससे काफी ऊपर है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं और लगभग पूरी ही साल वहां पर बर्फ की एक चादर टाइप की होती है। और
ये जो टेंगा वृक्ष पाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने आपको बात बातों में बोल ही दिया कि इनको हम बोलते हैं टेंगा वृक्ष, ठीक है, या टेंगा वन भी इनको बोलते हैं। और टेंगा का जो अर्थ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो दिया हुआ है अनछुआ, यानी कि कोई चीज बिना छुई, क्योंकि ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं वन कि वहां वहां पर जो इंसान है वो नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पूरी साल जो है वो बर्फ की चादर से मिट्टी ढकी रहती है और थोड़ा बहुत मौसम ठीक ठाक होता है तो वहां पर ये वन पाए जाते हैं, टेंगा वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी वर्तमान रूस या यूएसएसआर। ठीक है, देखिए यूएसएसआर का विखंडन जो हुआ था वो 1991 में हुआ था, ठीक है, किस में हुआ था, 1991 में। और उस विखंडन में बहुत सारे देशों का निर्माण हुआ, 16-17 देशों का निर्माण हुआ और उसमें से एक था रूस, ठीक है, रूस था। तो जो रूस था, और हम ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस संविधान से ली गई है, तो वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ। कनाडा से लिया है हमने संघ, संघ प्रणाली जो है वो हमने कनाडा से ली है। संघ प्रणाली का मतलब है कि एक केंद्र होगा और उसके बहुत सारे राज्य होंगे, जैसी व्यवस्था आज के दौर में हमारे भारत में चल रही है, ठीक है। हमारा एक केंद्र है और बाकी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और देखिए जो ब्रिटेन है उससे हमने संसद प्रणाली ली है, और जो न्याय प्रणाली है वो भी मोस्टली ब्रिटेन की ही है। और रूस से हमने क्या लिया है, इससे लिया है हमने मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। देखिए ये जो मैं बोल रही हूँ ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुने। तो रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। अगर मौलिक कर्तव्य की बात आए तो रूस से लिए गए हैं, लेकिन यदि मौलिक अधिकारों की बात आए तो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका का युद्ध था, ठीक है, जो अमेरिका की क्रांति थी, वो पूरी की पूरी क्रांति किस पर बेस्ड थी, मौलिक अधिकारों पर बेस्ड थी, ठीक है। वहां क्रांति क्यों हुई थी, कि उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, उनको कोई भी अधिकार जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने नहीं दे रखे थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने अमेरिका पे भी शासन किया है पहले, ठीक है, अमेरिका पर भी शासन किया है। जो जब अमेरिका पे शासन हो रहा था तो अमेरिका के जो नागरिक थे उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी आजादी की, वो जो मेन मुद्दा था वो इसी को लेकर था कि उन्हें मौलिक अधिकार चाहिए, ठीक है, उनको क्या चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए। तो मौलिक अधिकार के ऊपर पूरी की पूरी क्रांति हुई थी। तो जो हमने मौलिक अधिकार लिए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, वो हमने रूस से लिए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। धुसका डैश राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? ए झारखंड, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। देखिए जो लोकप्रिय जितने भी खाने हैं, डांस हैं, इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से एक आध क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ए लोकतंत्रात्मक, बी गणराज्य, सी पंथ निरपेक्ष, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए ये जो तीन दिए हुए हैं ये ऑलरेडी जो आपकी प्रस्तावना है उसमें दिए हुए हैं, लेकिन जब संशोधन हुआ था 1976 में, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी जी की सरकार ये संशोधन लेके आई थी और उसमें पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, ठीक है। आपने एक शब्द सुना होगा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष सुना होगा ना, इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष पूरे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है।
पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष बात एक ही होती है ना। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष बात एक ही होती है, और मोस्टली जो एनसीईआरटी में जहां भी आपको मिलेगा वो धर्मनिरपेक्ष ही मिलेगा। लेकिन आपको अगर पूछे कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष का वर्णन है तो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया है। संविधान में जो शब्द लिखा गया है वो पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो राज्य है, ठीक है, जो सरकार है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। किसी भी जो राज्य है या कोई राज्य में कोई भी धर्म है उसको ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाएगा, ठीक है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों को हम बराबर दृष्टि से देखते हैं। तो इसी तरह के और पार्ट के लिए ये जो आपका चल रहा है सीरीज मैंने चला रखी है जनरल अवेयरनेस वाली, तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। प्लीज आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको कोई भी वीडियो के अंदर कमी लगती है तो प्लीज वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अगली वीडियो में उन सारी कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो भी फ्रेंड्स आपकी एसएससी CHSL की तैयारी कर रहे हैं या SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।